नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है। आज पेपर नंबर 11 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस पेपर में कुल 100 प्रश्न हैं और 100 प्रश्नों को मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। व्याख्या वाला पार्ट मिनिमम जो मैक्सिमम मैं स्किप करना चाहूँगा और सभी वीडियोज़ का जो भी पेपर हमने करवाए हैं वो सब के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर पीडीएफ का सेक्शन भी आपको मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हमारा प्रयास यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारा इससे मनोबल बढ़ता है। तो ज़्यादा आपका समय व्यतीत नहीं करते हुए सीधा प्रश्न पे पहुँचते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 100 प्रश्न कवर हमने करने हैं। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न, हिंदी के प्रसिद्ध ब्रजभाषी कवि मतिराज की रचना रसराज का चित्रण निम्न में से किस चित्र शैली का विषय के रूप में किया गया है? सामान्य सा प्रश्न है। मारवाड़ चित्र शैली इसका विषय है और आपको पता है मतिराज 19वीं शताब्दी में हिंदी भाषा या अर्थात ब्रजभाषा के एक कवि थे। उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी। एक ग्रंथ का नाम था रसराज और दूसरे ग्रंथ का नाम था ललित ललाम। और अलग अलग परीक्षाओं में कभी रसराज के बारे में पूछता है और कभी ललित ललाम के बारे में पूछता है। तो मतिराज से संबंधित ये 4 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 2 तो बुक्स हैं आपके, और ये चित्र शैली मारवाड़ है, और 19वीं सदी में ये हिंदी या ब्रजभाषा के विद्वान कवि हुए थे। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता? बपंग, सुरमंडल, एकतारा, दुकोका, जंतर व कमायचा, ये जो 6 वाद्य यंत्र हैं वो आपके तत्वाद्य श्रेणी में आते हैं, लेकिन अलगोजा और भपंग तत्वाद्य की श्रेणी में नहीं आते। देखिए, अलगोजा होता है वो 4 छेदों वाली 2 बांसुरियाँ होती हैं जिसको फूंक लगा के बजाया जाता है। और भुपंग जो है, भपंग मेवाड़ में भवाई नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले एक पीतल की लंबी नली के समान जो है एक वाद्य यंत्र होता है। ये सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। गवरी या राई लोक नाट्य के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। देखिए साथियों, यह एक विशुद्ध धार्मिक लोक नाट्य है जो बिल्कुल कथन सही है। मुख्य पात्र भगवान शिव को पुरिया कहा जाता है, ये भी सही है। और इस लोक नाट्य का जो सूत्रधार होता है वो कुटकुटिया होता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें स्त्रियों की भूमिका स्त्रियों द्वारा अभिनीत नहीं की जाती। इसमें ये विशुद्ध धार्मिक लोक नाट्य होने के कारण इस लोक नाट्य में स्त्री चरित्र की भूमिका भी पुरुषों द्वारा ही अदा की जाती है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प जो है वो यहाँ पर आपका आंसर आपको करना था। ठीक है, आगे चौथे प्रश्न पे पहुँचते हैं। भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित निम्न में से कौन सी महिला नेत्री को भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग के कारण जेल में डाल दिया गया था? सुशीला त्रिपाठी, आपको पता होना चाहिए। सुशीला त्रिपाठी भरतपुर प्रजामंडल की मांग के कारण जेल में इनको डाला गया था, जबकि जो रघुनाथ की बेटी है सीता देवी, उसका संबंध अलवर प्रजामंडल से संबंधित है। किशोरी देवी शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित थी, और जानकी देवी बजाज ने नमक सत्याग्रह के समय 6 महीने का कारावास भोगा था। तो इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है, इसलिए ज़्यादा पीडीएफ नीचे व्याख्या वाले पार्ट पे हम ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। 5वां प्रश्न देखिए, राजस्थानी भाषा में डिंगल व पिंगल क्या हैं? तो ये दोनों काव्य शैलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 6ठा प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे राजस्थान में बोली जाने वाली कुछ बोलियां तथा जिलों के युग्म दिए गए हैं। इनमें से असम्मिलित युग्म का आपको चयन करना है। जगरोती बोली करौली में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। नागरचोल बोली है टोंक में, धावड़ उदयपुर में, और भीली जो है वो भीली डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, जयपुर में नहीं बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम वागड़ था, इसलिए यहाँ जो बोली जाती है उसको वागड़ी कहते हैं, और वागड़ी को ही डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने भीली कहा है। तो भीली बोली है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को वागड़ी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। लेकिन वागड़ी भाषा को, बोली को जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने भीली कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न,
राजस्थानी भाषा की प्रमुख रचना रणमल छंद के लेखक निम्न में से कौन थे? तो सामान्य सा प्रश्न है। 14वीं-15वीं शताब्दी में एक कवि हुए हैं श्रीधर व्यास। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, रणमल छंद और दुर्गा सप्तशती। ठीक है। के.एम. मुंशी ने इनको राजा द्वारा संरक्षित कवि के रूप में भी चित्रित किया है। और रणमल छंद ने ही अनहिल पाटन जो गुजरात में है, वहाँ के सूबेदार मुजफ्फर शाह प्रथम या जफर का की रणमल के हाथों हार का वर्णन भी इन्होंने किया है। तो 7वां प्रश्न जो है, राजस्थानी भाषा की प्रमुख रचना रणमल छंद के लेखक कौन है? तो आपको बताना था श्रीधर व्यास। ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो ये आपका हर्षद माता का मंदिर है आभानरी दौसा में। ठीक है। ये चांद बावड़ी जो है दौसा में, उसके ठीक विपरीत दिशा में है। और 8वीं-9वीं सदी में चौहान वंशीय राजा हुए हैं एक चांद नाम से, उन्होंने ये बनाया था। जबकि करणी माता मंदिर बीकानेर राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पे 2 फैक्ट आपके क्लियर हो रहे हैं कि एक तो राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो हर्षद माता मंदिर जो है आभानेरी वाला है। और करणी माता मंदिर जो है वो राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर है। करणी माता का मंदिर आपके बीकानेर में पड़ता है, ये ध्यान रखना। और हर्षद माता मंदिर जो है वो दौसा में पड़ता है, आभानेरी दौसा, जो चांद बावड़ी है उसके पास में। 9वां प्रश्न देखिए, नीचे कुछ भू आकृतिक प्रदेश तथा उससे संबंधित भू आकृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? घग्गर का मैदान को नाली कहा जाता है। गिरवा की पहाड़ियां मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र का भाग नहीं है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर जिले में है, अर्थात मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र का भाग ही है। तो दूसरा विकल्प आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जबकि मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती के पठार का भाग है, ये सही है। और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में स्थित दक्षिणी पूर्वी भू आकृतिक प्रदेश को कहा जाता है, ये भी आपका सही है। तो यहां पर सही जो उत्तर होगा वो आपका 2 नंबर का होगा। अब देखिए, गांगरोण दुर्ग झालावाड़ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये झालावाड़ में मुकंदरा की पहाड़ियों पर निर्मित है, बिल्कुल सही है। काली सिंध व आहू के संगम पर स्थित राज्य का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है, ये भी सही है। औरंगजेब निर्मित बुलंद दरवाजा तथा मीठे शाह की दरगाह इसी किले में, ये भी सही है। इस दुर्ग में 3 साके हुए हैं। तो गांगरोण दुर्ग के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य केवल 2 साकों के मिलते हैं। प्रथम साका 1423 में हुआ था, जब मांडू के शासक होसंग शाह ने अचलदास खींची के समय आक्रमण किया था। और दूसरा साका जो है वो 1444 में हुआ था, जब मांडू के सुल्तान महमूद खलजी ने पनहासी पर आक्रमण किया था। तो 10वें प्रश्न का जो विकल्प नंबर 4 है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मांडू के गांगरोण के दुर्ग पर केवल 2 साके हुए हैं, यहां पर 3 साके लिखे हैं, जो गलत है। 11वां प्रश्न देखिए, नीचे कुछ नदियां तथा उसके उद्गम स्थल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। कांतली खंडेला सही है। बनास खमनोर सही है। लेकिन सोम नदी नाग पहाड़ियों से नहीं निकलती। नाग पहाड़ियाँ आपके अजमेर में है और वहाँ से लूनी नदी निकलती है, जबकि सोम नदी उदयपुर की जो बीछा मेड़ा की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बाणगंगा बैराट सही है, कांतली खंडेला सही है, बनास खमनोर सही है। सोम जो है वो बीछा मेड़ी उदयपुर होना चाहिए था। यहाँ पे नाग पहाड़ियां अजमेर दे रखा है, नाग पहाड़ी अजमेर से आपकी बनास नदी लूनी नदी निकलती है। ठीक है। तो 11वां प्रश्न होता है। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? निम्न में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? देखिए, गडीसर तालाब जैसलमेर, बंद बारेठा भरतपुर, नारायण सागर दौसा और तालाब सही धौलपुर। गडीसर तालाब जैसलमेर में सही है, बंद बारेठा भरतपुर सही है, तालाब सही धौलपुर सही है, लेकिन नारायण सागर दौसा में नहीं है साथियों। दौसा में जो बड़ा बांध है वो माधव सागर है, जबकि नारायण सागर जो है वो अजमेर में पड़ता है। इसलिए नारायण सागर तो आपके अजमेर होना चाहिए और दौसा का माधव सागर होना चाहिए। तो यदि विकल्प में माधव सागर दौसा होता तो सही था, या नारायण सागर अजमेर होता तो सही था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नारायण सागर दौसा विकल्प गलत है, क्योंकि नारायण सागर अजमेर में है।
13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर समरेखा के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। यह रेखा राज्य के जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में बांटती है। बिल्कुल सही है। राज्य में 12 जिले इस रेखा के पश्चिम में स्थित हैं। ये भी सही है। ये राज्य को शुष्क व अर्धशुष्क भागों में बांटती है। तो ये विकल्प आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीसरा विकल्प यहाँ पे गलत होगा। देखिए, जो 50 सेंटीमीटर समरेखा है वो राज्य को 2 भागों में बांटती है। राज्य को शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में बांटने वाली जो रेखा है वो 25 सेंटीमीटर से सीमा रेखा वर्षा रेखा है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है वो यहाँ गलत हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, असुमेलित युग में जिला और पहाड़ियों का चयन करना है आपको। सीकर की जो पहाड़ियां हैं वो रघुनाथगढ़ और हर्षनाथ हैं, सही है। सिरोही में अचलगढ़ और दिलवाड़ा है। जरगा और रागा पहाड़ियां उदयपुर में हैं, लेकिन कमलनाथ और खो की पहाड़ियां हैं वो आपकी, देखिए कमलनाथ तो आपके उदयपुर में पड़ती है और खो की पहाड़ी जयपुर में पड़ती है। तो अजमेर से इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप ये मत कहना कि जल्दी जल्दी चल रहे हो और हमें समझ में नहीं आ रहा है। समझने का टाइम तो निकल गया, अभी सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करवाना था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे एक एक प्रश्न जो है वो अति महत्वपूर्ण श्रेणी में रखे जा सकते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है? तो सामान्य सी बात है, परंपरागत प्रश्न है। चंबल आपका सही आंसर हो इसमें हो जाएगा। 6वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न देखिए, राज्य में खनिज संसाधनों के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है? सलादीपुर सीकर में फाइराइट्स का एकमात्र उत्पादक स्थल है, बिल्कुल सही है। राज्य में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन अजमेर में होता है, ये भी सही है। केवल राजसमंद और अजमेर में ही पन्ना निक्षेप प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। लेकिन चौथा विकल्प जो है वो गलत है। मांडो की पाल उदयपुर में फ्लोराइड उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। पहली बात तो मांडो की पाल उदयपुर में है ही नहीं, ये डूंगरपुर में है और वहाँ पे फ्लोराइड का उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। तो ये विकल्प नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। झामरकोटड़ा उदयपुर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? झामरकोटड़ा उदयपुर में, देखिए झामरकोटड़ा में एक तो जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट यहाँ पे लगाया गया था, वो आपके करंट अफेयर से संबंधित हो सकता है। और रॉक फास्फेट के भारत में सबसे बड़े भंडार जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। तो पहला और तीसरा जो विकल्प है, मतलब आपका ए और सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। बाकी देखिए, आपका जिप्सम उत्पादन का क्या है, इसमें पहले ऑप्शन का क्या है, सारा आपके नीचे व्याख्या में दिया हुआ है। आप एक बार देख लेना इनको चलते चलते, और देख के जरूर जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये। 18 देखिए, बोसवालिया सेरता या सालर या साल वृक्ष राज्य में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सालर वृक्ष अलवर, सीकर, उदयपुर और राजसमंद में पाए जाते हैं। और सालर वृक्ष 450 मीटर से जो जितने भी ऊंचे स्थान हैं वहाँ पर सालर वृक्ष पाए जाते हैं। और राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, पाली, अलवर और सीकर में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना आप। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हाथीबाड़ा या घुसुंडी शिलालेख जो है उसको राजस्थान में सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो आपके चित्तौड़गढ़ है। भाषा इसकी संस्कृत है और लिपि ब्रह्मी है। ठीक है। राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना निम्न में से कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अब की बार सिलेबस में संस्कृत जो सामान्य शिक्षा थी, सामान्य शिक्षा के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए जो आयोग ने सिलेबस निकाला था उसमें ये पॉइंट नहीं था, अब की बार जोड़ा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना निम्न में से कब की गई थी? तो 1980 में इसकी स्थापना संस्कृत के दिवस पर की गई थी। और संस्कृत दिवस आपको पता है 14 अगस्त को मनाया जाता है। और राजस्थान में उर्दू अकादमी की स्थापना उससे पहले 1 साल पहले कर दी गई थी। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में की गई थी। तो 4 विकल्प हैं, चारों में जो डेट्स हैं वो सारी यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई हैं। 21वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के संरक्षण क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान का पहला संरक्षित क्षेत्र बीसलपुर टोंक है, बिल्कुल सही है। सबसे छोटा जो है रोटर नागौर है, ये भी सही है। सबसे बड़ा शाहबाद बारा है, ये भी सही है।
पहला कुर्जा संरक्षित क्षेत्र रणखार जालोर है। तो यहाँ पर राज्य का पहला कुर्जा संरक्षित क्षेत्र जो है वो रणखार नहीं है, रणखार तो दूसरे नंबर का है। ये पहला नंबर का जो है वो खींचन गांव जो है जोधपुर में वो है साथियों। तो 4 नंबर का जो विकल्प है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बकरी जमुनापारी की नस्ल है, बिल्कुल सही है। भेड़ की नस्ल खेरी है, ये भी सही है। ऊंट नाचना इसकी है, और भैंस राठी। तो यहाँ पे भैंस की जो किस्म है वो राठी नहीं है, राठी तो गाय की नस्ल है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, मक्का राजस्थान में मूल रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो मक्का जो है वो आपके अलवर, करौली और भरतपुर जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में सर्वाधिक मक्का की खेती की जाती है। सॉरी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी में तो आपके उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आएंगे। तो तीसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, भीखा भाई सागवाड़ा नहर के संदर्भ में निम्न में से क्या आ सकते हैं? इस नहर परियोजना को 2002 में केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति दी थी, बिल्कुल सही है। माही नदी पर साइफन का निर्माण कर यह नहर निकाली गई है, बिल्कुल सही। इस योजना से डूंगरपुर जिले में 21,000 हेक्टेयर से में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, ये भी सही है। और लूणकरण सर लिफ्ट नहर इसी से निकाली गई है। तो लूणकरण जो लिफ्ट नहर है वो भीखाबाई सागवाड़ा नहर से नहीं निकाली गई है, वो IGNP से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है ये लूणकरण वाली। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका गलत हो गया। निम्न में से कौन सा असत्य है? पानी के मीटर जयपुर में बनते हैं, बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र बनाने की पहली मिल ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही। सीमेंट उद्योग सर्वाधिक चित्तौड़ में विकसित हुआ है, बिल्कुल सही है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति इसको कोऑपरेट कर रही है। और राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना गोटन नागौर में स्थापित किया गया था, बिल्कुल गलत है। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी में स्थापित किया गया था। लाखेरी कहाँ है? बूंदी में। कब स्थापित किया गया था? 1915 में। जबकि गोटन नागौर में राज्य का सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना खोला गया था। अब देखिए साथियों, ये 25वां प्रश्न है, उसमें कितने ज़्यादा फैक्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। पानी के मीटर कहाँ बनते हैं साहब? जयपुर में। सूती वस्त्र बनाने की पहली मिल कहाँ स्थापित हुई? ब्यावर में हुई साहब। सर्वाधिक सीमेंट कहाँ बनती है? चित्तौड़गढ़ में होती है साहब। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में। कब स्थापित हुआ? 1915 में। सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना गोटन नागौर में। बहुत सारे फैक्ट तैयार हो रहे हैं और यही हमारी विशेषता है, एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। 26वां प्रश्न देखिए, राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्यों का कौन सा युग्म असुमेलित है? जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, सही। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में, सही। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में नहीं है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में है, ठीक है। और चौथा जो है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है, ये भी सही है। 27वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में अकाल व सूखे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 1899 या 1900 AD राज्य में 56 अकाल पड़ा, बिल्कुल सही है। वर्ष 2002-3 में राज्य में अकाल प्रभावित गांवों की संख्या सर्वाधिक थी, 90%, बिल्कुल सही है। 2002-3 में तो 90% से भी ज़्यादा थी। 33 जिलों में से 32 जिले इससे वो 2001 में हुआ था। धौलपुर को छोड़कर सभी जिले अकाल प्रभावित थे वर्ष 2001 में। और 1990-91 में जयपुर में भयंकर सूखा पड़ा था। 1980-81 बोला है मैंने, 1980-81 में जयपुर में भयंकर सूखा पड़ा था। तो 1980-81 में सूखा नहीं पड़ा था, भयंकर बाढ़ आई थी जयपुर में, जिसका कारण बादल फटना था। और सांबर में 1970 में और 2006 में बाड़मेर के कवास गांव के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आई थी। तो ये ध्यान रखना, 1980 में जयपुर में आई थी, 70 में सांबर में आई थी, 2006 में बाड़मेर के कवास गांव में आई थी, ठीक है भाई। 28वां प्रश्न देखते हैं, रंगाई और छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? साथियों, एक बार यदि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। रंगाई और छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो वो है आपका पाली। पाली में रंगाई छपाई के लगभग 1600 इकाइयाँ कार्यरत हैं और इसी वजह से जवाई नदी, जिसका उद्गम स्थल गोरिया गांव है, राज्य की प्रदूषित नदियों की सिरमौर हो गई है। अर्थात सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है?
आपकी जवाई नदी। ठीक है, 29वां प्रश्न आपके राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चारों के चारों विकल्प आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए साथियों, अनुच्छेद 200 जो है ये राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 200 विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 156 इसमें राज्यपाल की पद अवधि मेंशन की हुई है कि राज्यपाल कितने पद तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान 155 में है। और अनुच्छेद 123 विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश पारित करने की शक्ति। अब आपको बहुत कंफ्यूज होगा भाई, अनुच्छेद 123 में विश्रांति काल में अध्यादेश पारित करने की शक्ति है, लेकिन वो राज्यपाल को नहीं है साथियों, वो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को तो 213 का जो अनुच्छेद 213 है उसमें ये पावर दी है। तो अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 123 इन दोनों को, इनका जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर लेना। इस प्रश्न को आपकी टेस्ट सीरीज में देने का मेरा मुख्य ध्येय यही था कि आपको अनुच्छेद 123 और 213 के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो ठीक है, अनुच्छेद 123 तथा अनुच्छेद 213 दोनों ही विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने के प्रावधानों से संबंधित है, किंतु ये शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को प्रदान की गई है। ठीक है, 30वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? बाजरा, सरसों और तोरिया उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। मूंगफली उत्पादन में राज्य का दूसरा स्थान है, सही। लूणकरण सर बीकानेर मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, ये भी सही है। और राज्य में सर्वाधिक मूंगफली कोटा, बूंदी व बारां में होती है, तो ये गलत है साथियों। राज्य में सर्वाधिक मूंगफली लूणकरण में होती है जो बीकानेर में है, जबकि कोटा, बूंदी और बारां में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। और हाड़ौती पठार में राज्य का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन होता है, जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश का भाग है। ठीक है, 31वें प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपालों के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? देखिए, ओपी मेहरा पहले पद पे रहे थे एयर चीफ मार्शल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ जो पॉलिटिकल के प्रश्न है ना, मिनिमम 1 प्रश्न से 5 प्रश्न तैयार होंगे, ये मेरी गारंटी है। और ऐसे ऐसे प्रश्न है, हर एक फैक्ट में आपके पहले मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में कई बार उसको फ्रीक्वेंटली प्रश्न पूछा गया है, तो वही फैक्ट यहाँ पे मैंने दिए हैं। देखिए, ओपी मेहरा पहले एयर चीफ मार्शल रहे थे, बिल्कुल सही है। ओपी मेहरा ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष थे। अभी जो आरएएस प्री में प्रश्न आया था, रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य रहे थे और प्रतिभा पाटिल लोकसभा अध्यक्ष थे। तो प्रतिभा पटेल जो है वो लोकसभा अध्यक्ष कभी रही नहीं, तो प्रतिभा पाटिल राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जबकि बलराम भगत राज्य के राज्यपाल थे जो लोकसभा अध्यक्ष पद पर भी रहे। तो यहाँ पर फिर 5 फैक्ट तैयार हो गए। ओपी मेहरा के 2 फैक्ट तैयार हो गए। रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य थे और प्रतिभा पाटिल राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और लोकसभा अध्यक्ष कौन से रहे थे जो राजस्थान के राज्यपाल थे? वो आपके बलराम भगत हो गए। तो यहाँ पर 31वें प्रश्न भी आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बनने वाला है। अब ये जो 32वां प्रश्न है उसको भी आप अच्छे से देख के जाना। यहाँ पर 4 संविधान संशोधन है और चारों के चारों आपकी परीक्षा में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। सारों को एक जगह तैयार करके रख दिया आपके लिए ग्रेवी बना के। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 है, या 91वां संविधान संशोधन 2003 है, 52वां संविधान संशोधन 1985 है, या 61वां संविधान संशोधन 1988 है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे अनुच्छेद जो ऊपर दिए हैं वो आपका मैं यहाँ पे बताऊंगा। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन होगा 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब देखिए, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 52वां संविधान संशोधन क्या कहता है?
52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और वो दल बदल के आधार पर अयोग्यता निर्धारित करता है। और 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ, जिसमें जो मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी ही आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 7वां संविधान संशोधन, 52वां, 61वां, 63वां, 91वां, ये 4-5 ऐसे संविधान संशोधन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं, बार बार प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन से संस्कृत कवि सवाई जयसिंह द्वितीय के समकालीन थे? तो वो आपके कवि शिरोमणि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, ये आपके सवाई जयसिंह से संबंधित थे। अभी लेटेस्ट इसको सिलेबस में डाला गया था। इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान से पढ़ के जाना। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, ये आपकी जो भी टेस्ट सीरीज है जिसको 1200 रुपये में उपलब्ध हम करवा रहे थे, वो अभी आपको सिर्फ 400 रुपये में उपलब्ध होगी। वो आज ही मैं इसको अपडेट करवा देता हूँ। रेट्स सारी आपके कम हो जाएंगी, जिसमें आपको प्रिंटेबल PDF भी मिल जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि इन आप अभी जो पढ़ा है उनको सबको छोड़ के परीक्षा तक आप इनको जो मैंने ये प्रश्न सीरीज आपके लिए तैयार करके दी है उनको एक एक बार निकाल के जरूर जाना, क्योंकि पिछली बार का रेस्पॉन्स ये कहता है कि आपको टेस्ट सीरीज ही पढ़ ली आपने तो भी आपका काम हो जाएगा। ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूं एज ए ब्रदर। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरदेव जोशी के नाम को रट लेना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यहाँ पर देखिए 1952 में राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 160 थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में बनाए गए, ये भी सही है। राजस्थान विधानसभा में 18 स्थायी समितियां हैं, जिसमें 4 वित्त संबंधी है। तो ये सी ऑप्शन गलत है साथियों, क्योंकि विधानसभा में 18 नहीं 22 समितियां हैं, जिसमें 4 समितियां जो है वित्त संबंधी है, बाकी सामान्य समितियां हैं। ठीक है, 36वां प्रश्न देखिए। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही है। राज्य के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री CS वेंकटाचारी एक ICS अधिकारी थे, ये भी सही है। जयनारायण व्यास राज्य के निर्वाचित और मनोनीत एकमात्र मुख्यमंत्री थे, ये भी सही है। मोहनलाल सुखाड़िया राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया नहीं, टीकाराम पालीवाल थे पहले उप मुख्यमंत्री। तो ठीक है, टीकाराम पालीवाल ही राज्य के एकमात्र व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो टीकाराम पालीवाल को नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 37वां प्रश्न देखिए। किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? नियोक्ता और परामर्श राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश व राज्य का राज्यपाल को नियुक्त करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति को नियुक्त करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश व प्रधानमंत्री। मतलब एक तरफ उसका सलाहकार है और एक तरफ नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल व प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य का राज्यपाल जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। मतलब वहाँ पे सुझाव दिया जाता है और यहाँ पर राज्य के राज्यपाल का कोई संबंध इसमें नहीं है। देखिए, राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है, तथा उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है, लेकिन अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के सभी उच्च न्यायालयों की संरचना और कार्य का वर्णन किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा जयपुर में 29 अगस्त 1949 को किया गया था। 29 अगस्त 1949 को प्रथम न्यायाधीश कमलकांत वर्मा के साथ 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की थी। 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम प्रभावी हुए और 31 जनवरी 1977 को उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर चौथा विकल्प गलत है,
क्योंकि 31 जनवरी 1977 को जयपुर पीठ को समाप्त नहीं किया गया था। 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पर इस पीठ को की स्थापना हुई और 31 जनवरी 1977 को जयपुर पीठ ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। और इसमें जो समिति की अनुशंसा की गई थी वो सत्यनारायण राव समिति के आधार पर की गई थी। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए टाई राजस्थान ने किन संस्थानों से समझौता किया है? वो आपके सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और आई स्टार्ट राजस्थान, आपके पहला और दूसरा विकल्प सही होगा। और इसके शेष जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो नीचे आपके व्याख्या में मिल जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्षों के संदर्भ में सुमेलित असुमेलित युग्म का चयन करना है। श्रीमती कांता खतूरिया यूपीएससी की सदस्य रही, सही। कमला भील पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। प्रकाशवती शर्मा यूपीएससी की सदस्य रही। दिव्या सिंह लोकसभा की पूर्व सदस्य रही। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपके असत्य है, क्योंकि दिव्या सिंह कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रही थी। सीआर चौधरी व धुलेश्वर मीणा मात्र 2 ऐसे हैं आयोग के सदस्य थे जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। तो यहाँ पर जो 2 प्रश्न केवल देखिए आपका, मैं आपको बता दूं, आप आरपीएससी आपके सिलेबस में, आरपीएससी को आप चाहे 1000 बार पढ़ो, हमने सिर्फ 2 प्रश्न बनाए हैं आरपीएससी से और उसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप कोई से भी परीक्षा उठा के देख लेना, एक पहले आया था, एक ये प्रश्न है और इसमें सारे जो भी फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो सारे इसमें डाल दिए। यदि बावड़ा टाइप का प्रश्न कोई बनाता है, पेपर में आता है, तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। बाकी 2 प्रश्नों में आपका आरपीएससी का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। देखिए अभी यहाँ पे नीचे देखिए, AK घोष प्रथम अध्यक्ष हैं, LL जोशी प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, DS तिवारी सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में, PS यादव है न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में, सांवल दास उज्ज्वल SD उज्ज्वल आयोग के सदस्य और राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे, NK बैरवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे, CR चौधरी आयोग के अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष रहे, धुलेश्वर मीणा आयोग के सदस्य जो लोकसभा के सदस्य रहे और NL जैन आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो 2 प्रश्नों को क्लियर कर लेना, आपका आरपीएससी क्लियर हो जाएगा भाई। 29 अगस्त 1949 को राज्य प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। इसमें से कौन सा जोड़ा इसमें शामिल था? देखिए यहाँ पर न्यायाधीश लाला नवल किशोर और न्यायाधीश कंवर लाल बापना जो हैं वो इसमें शामिल थे। इसमें बीकानेर के न्यायमूर्ति त्रिलोचन पाल दत्त भी विशिष्ट स्थान इनको दिया गया था। और यहाँ पर ये न्यायाधीशों का सारा जो 11 के 11 न्यायाधीश थे वो सारा यहाँ पे वर्णन दिया गया है। लाला नवल किशोर, अमर सिंह, कंवरलाल बापना, मोहम्मद इब्राहिम, जवान सिंह राणावत, सरदार सिंह मेहता, दुर्गा शंकर दवे, त्रिलोक चंद दत्त, आनंद नारायण कोल, के शर्मा, खेमचंद गुप्ता, ये सारे उसी समय के न्यायाधीश हैं जो 11 न्यायाधीशों की शपथ दिलाई गई थी। सारे 11 के 11 न्यायाधीशों का नाम भी यहाँ पर मेंशन इस वजह से किया गया है क्योंकि आजकल आयोग इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है। निम्न में से कौन से युग्म या विकल्प राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिवों के नहीं है? तो यहाँ पे के राधाकृष्णन और भगवंत सिंह मान थे, महाराहुल संग्राम सिंह और गुलाब चंद कटारिया, BL माथुर और कुशाल सिंह, राजीव स्वरूप और OP मीणा। यहाँ पर 2 नंबर का विकल्प यहाँ पे आपको सही आंसर इसका हो जाएगा। और राजस्थान के मुख्य सचिव और उनकी उपलब्धियां नीचे मेंशन की हुई हैं। के राधाकृष्णन प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, भगवंत सिंह मान सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा, BL माथुर सर्वाधिक 3 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया, कुशाल सिंह राज्य की प्रथम महिला महासचिव, राजीव स्वरूप सबसे कम समय तक कार्यकाल रहा, OP मीणा अनुसूचित जनजाति या ST के मुख्य सचिव थे। और इसके अलावा महाराव संग्राम सिंह राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे, जबकि गुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा 2019 के प्रोटेम स्पीकर थे। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पे गलत होगा। और राजस्थान के महासचिव जो मुख्य सचिव हैं उनसे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो नीचे यहाँ पर आपके मेंशन कर दिए गए हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 टै के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। तो पहला और दूसरा विकल्प आपके सही है।
नहीं, पहला विकल्प गलत है। वो कैसे है, वो नीचे दे रखा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में नहीं, दिसंबर 94 में हुआ था। अप्रैल में नहीं, दिसंबर में हुआ था। ठीक है। 44वां, नगर पालिका अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि 30,000 जनरल के लिए और 15,000 आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित की गई है। प्रत्याशी द्वारा अधिकतम 4 नाम निर्दिष्ट पत्र में दाखिल किए जा सकते हैं और एससी के लिए नगर निकायों में चुनाव लड़ने की जमानत राशि भी अलग अलग जमा करवानी पड़ती है, एक से अधिक नगर निकायों के लिए। और कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड में चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये सारे के सारे विकल्प यहाँ पे सही हैं। सॉरी, 1 2 4 यहाँ पे सही होंगे, तीसरा विकल्प गलत है। यहाँ पे चुनाव का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं। मानवाधिकार के अतिक्रमण के अभिकथन के संबंध में सूचना 30 दिनों में प्राप्त की जा सकती है। तृतीय पक्षकार सूचना के लिए निर्बंधन है। सूचना न देने पर कुल जुर्माना 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। और केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी के नियंत्रण में के विरुद्ध उच्चतर श्रेणी के अधिकारियों को अपील की जा सकती है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखिए, राजस्थान शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है और कारण क्या है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य असत्य है। पोर्टल की शुरुआत 13 सितंबर 2019 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार में जवाबदेहिता व पारदर्शिता को बढ़ाना है। किसी भी ई मित्र सेवा केंद्र से सभी सूचनाएं निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं और आई फेस ऐप उपयोग राजस्थान संपर्क के अंतर्गत रियलिटी चेक के लिए नहीं किया जाता। तो ये रियलिटी चेक के लिए किया जाता है, इसलिए चौथा विकल्प आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। ख्यातनाम संत चरणदास जी की प्रमुख शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं निम्न में से किस भाषा में है। तो वो मेवाती भाषा है भाई। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेवाती भाषा। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत थे। तो जो लालदास हैं वो आपके इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। निर्गुण भक्ति के संत थे लालदास जी और हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाकर लोगों को उपदेश दिया करते थे। उनके अनुसार ईश्वर और अल्लाह एक है। मेव मुसलमान लालदास जी को ही अपना पीर मानते हैं। ठीक है। 50वां प्रश्न देखिए, करता हूँ। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहा जाता है। 52वां प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य कृषि गणना 2015-16 के संदर्भ में सत्य विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान राज्य कृषि गणना 2015-16 के संदर्भ में सत्य विकल्प का चयन आपको करना है। कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है। भूमि जोतों की औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या 38.66 लाख है। कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या 38.66 लाख नहीं है, 68.66 लाख है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस वीडियो का दूसरा पार्ट 51 से लेके 100 तक का अभी आपके पास दूसरा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी सभी सोशल नेटवर्क साइट्स का जो लिंक है वो दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड करें और पीडीएफ डाउनलोड करें। धन्यवाद।